हेलो दोस्तों, मैं उनीश शुक्ला एसटी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं एक ज्योग्राफी की पहले अगली क्लास। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अर्थ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अर्थ के बारे में हम लोगों ने जितना कुछ बन रहा था कॉन्सेप्ट, उसका जितने भी टॉप क्वेश्चन थे वो सारे इस तरीके से पढ़ाया गया कि हर तरीके के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो सारे आपके पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं एक और लेके आया हूँ। कौन सा टॉपिक लेके आया हूँ? मून। कि मून के बारे में, यानी कि चंद्रमा। आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। ठीक है, चंद्रमा आपने अब सुनिए कि अगर चंद्रमा के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आप ये जानिए कि होते क्या है कि आप देखे होंगे कि रात में आपको आकाश पिंडों के रूप में क्या होता है, कुछ बड़े पिंड दिखाई देते हैं। इसमें सबसे बड़ा पिंड आपको दिखाई देगा चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा ही सबसे बड़ा पिंड आपको दिखाई देता है, स्पेशली सबसे बड़ा पिंड। आपने रात में देखा होगा तो ये क्यों दिखाई देता है? अक्सर आपने देखा होगा कि ये कभी आधा कभी आधा का पूरा भाग सबसे, कभी हंसिया के आकार में, मतलब ये समझिए कि किसी तरीके से बदलता रहता है, एक तरीके से कभी दिखाई नहीं देता कि हमेशा एक ही जैसा इसका चेहरा हो। ठीक है, तो ये इस तरीके आप ये जानेंगे इसके बारे में, ये ऐसे स्थितियां क्यों आती है, ये सब क्या रीजन है इसका, कि इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि चंद्रमा के बारे में आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चंद्रमा के बारे में मैंने पहला पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है कि चंद्रमा के बारे में लिखा है नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि जो चंद्रमा है वो हमारा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। क्या बात पता चली आपको कि जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है, हमारा प्राकृतिक उपग्रह। बात करते हैं क्या हुआ कि नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट का यानी मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक उपग्रह। अब प्राकृतिक उपग्रह मतलब आपको पता चल गया कि जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है। समझ में आया, प्राकृतिक उपग्रह। और इसका जन्म कब हुआ था, इसके जन्म के बारे में, यानी कि बर्थ, इसकी बर्थ अगर जानेंगे यानी जन्म, इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था लगभग क्या हुआ, 4.6 मिलियन ईयर ओल्ड, यानी समय पहले इसका जन्म कितना, चंद्रमा का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रमा का जन्म हुआ था 4.6 मिलियन ईयर ओल्ड। इसके मतलब क्या हुआ कि 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज जान लीजिए, 2 पॉइंट क्लियर हुए। कौन सा है, नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरा इसका जन्म कब हुआ था। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं परिक्रमा की। आपको पता होगा कि जो चंद्रमा है, अब देखिए यहाँ पे आता है सैटेलाइट और प्लैनेट। यहाँ समझ लीजिए शॉर्ट में, आगे हम बताएंगे सभी प्लैनेट और सभी सैटेलाइट के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए कि प्लैनेट क्या है और सैटेलाइट क्या है, यानी कि ग्रह क्या है और उपग्रह क्या है। ये समझिए कि वह पिंड जो क्या करते हैं, वह आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट, यानी कि क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। ठीक है, और दूसरा उपग्रह यानी सैटेलाइट क्या होते हैं, वह पिंड आकाशीय पिंड जो क्या करते हैं, प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं, मतलब प्लैनेट यानी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, और ग्रह के चक्कर लगाने के साथ साथ क्या करते हैं, सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, ग्रह जो होते हैं, ग्रह और उपग्रह, देखिए ये दोनों किससे सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। बात समझ में आ गई। सूर्य क्योंकि स्टार है, स्टार में ही प्रकाश होते हैं, और इसमें ग्रह यानी प्लैनेट और सैटेलाइट में प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये देखिए प्लैनेट और सैटेलाइट का मतलब समझ आया। अब बात करते हैं परिक्रमा। आपको पता चल चुका कि मून जो हमारा था वो सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है। अब परिक्रमा की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो हमारा मून है, देखिए मून हमारा है वो परिक्रमा अर्थ यानी पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, कितने समय में करता है, क्या टाइम है उसका। तो हमने क्या लिखा है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, यानी कि 27 डे और 7 आवर्स तथा 43 मिनट्स, इतने समय लगेंगे कितने अर्थ का पूरा करने में। यहाँ पे हमने देखिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें देखिए मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, सन मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, अर्थ मान लेते हैं, देखिएगा अर्थ, और इसे हम क्या मान लेते हैं, मून। ठीक है, देखिए अब हम इसको मान लिया स्ट्रक्चर। अब देखिए परिक्रमा कैसे की जाती है। यहाँ देखिए, अब आपको पता है कि जो अर्थ हमारी है वो क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करती है, किसकी, सूर्य की। देखिए ये अर्थ, ये देखो आपको एरो बना हुआ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमा कर रही है, नहीं कर रही है। जो हमारी अर्थ है वो सन की परिक्रमा कैसे कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इधर वेस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इधर देखिए, फिर यहाँ पे सैटेलाइट है, ये तो प्लैनेट है और ये सैटेलाइट। अब ये भी देखिए जो हमारा मून है यानी कि चंद्रमा, वो भी वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमा करता है, यानी कि पश्चिम से पूरब। देखिए यहाँ पे किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की यानी अर्थ की। देखिए
यहाँ पे करता, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट किसकी परिक्रमा करेगा। अब बात देखिए कैसे बात आती है परिक्रमा की। जब ये पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है इस समय। और देखिए साथ ही क्या कर रहा है, मून जो है वो अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। किस दिशा में, पश्चिम से पूरब की दिशा में। देखिए पश्चिम से पूरब की दिशा में। अब देखिए ये पृथ्वी इधर को चल रही है, ठीक है, इधर को चल रही है। अब इसकी परिक्रमा करते करते मून भी तो इधर तक चल रहा है। देखिए चंद्रमा भी इसी की परिक्रमा करते करते एक साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि जब पृथ्वी यहाँ से परिक्रमा कर रही है सूर्य की, और मून जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो इसके साथ क्या हो रहा है कि जो मून है वो साथ साथ किसकी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है। तो आपको पता है यही परिभाषा है कि जो क्या करते हैं वह उपग्रह उसे कहते हैं, यानी सैटेलाइट, जो क्या करते हैं प्लैनेट यानी ग्रह की परिक्रमा करते हैं और साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मून कहते हैं। वो सॉरी, उसको सैटेलाइट यानी उपग्रह, जो कि हमारा क्या है, मून है। ठीक है, बात क्लियर हो गई परिक्रमा की। अब बात देखिए कि जो अर्थ की परिक्रमा यानी ये जो मून है ये अर्थ की परिक्रमा कितने समय में करता है। आपको बताया गया कि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। और फिर यहाँ पे देखिए फिर ये साथ साथ क्या करता है, परिक्रमा करते ही अपने अक्ष पर ही घूमता है, मतलब अपने धुरी पर एक जगह पर ही घूमता रहता है, मतलब घूम के ही परिक्रमा करता है। तो वो समय और साथ ही देखिए सूर्य का चक्कर लगा रहा है, जो देखिए सूर्य का चक्कर लगा रहा है साथ ही। तो ये एक बात आ गई कि ये मून अर्थ का परिक्रमा कितने समय में कर रहा है। तो आपको पता चल गया कितने, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। और फिर सूर्य का चक्कर कितने समय में लगा रहा है, तो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। देखिए 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट किसकी, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और अपने अक्ष में पर जो घूम रहा है, अपने अक्ष पर वो कितने में समय में घूमता है, तो वो भी जितने समय में सूर्य का चक्कर लगाता है उतने समय में वह अपने अक्ष को पूर्णतः घूमता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं परिक्रमा के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ कि जो मून है वो पृथ्वी जो हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है वो कितने समय में लगाती है। देखिए अब ये तो पता है आपको कि 365 दिन में क्या करती है, 365.26 दिन में क्या करती है, सूर्य का चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी लगाती है। ठीक है, और आपको पढ़ना क्या है अब, मून पृथ्वी का चक्कर और सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करता है। तो आपको एक बात क्लियर हो रही है, क्या हुआ, मून जो है जो पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। और फिर सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, कितने, 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट, इतने समय में लगाता है। और किस दिशा में परिक्रमा करता है, पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट, दोनों की परिक्रमा किस दिशा में करता है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यानी पश्चिम से पूरब कह सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, परिक्रमा की बात हो गई। अब एक क्वेश्चन और बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, समझ लीजिए कि मून, स्टडी ऑफ मून, कहने का मतलब जो मून का अध्ययन है, चंद्रमा का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ मून क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। ध्यान रखिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ मून यानी चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। इंग्लिश में भी यही कहेंगे और हिंदी में यही कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब बात करते हैं प्रकाश की, लाइट की, कि जो प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है वो कैसे पहुंचता है पृथ्वी पर, कैसे आता है। ठीक है, ये समझिए। तो ये कहा है कि लगभग 1.25 सेकंड में क्या होता है, मून से अर्थ पर जो चंद्रमा से प्रकाश लगभग कितने समय में आता है, 1.25 सेकंड में। कितने, 1.25 सेकंड में आता है। कहाँ से, मून से अर्थ तक, जानिए यानी चंद्रमा से अर्थ तक। ठीक है, तो ये जो प्रकाश आता है इस प्रकाश को क्या कहा जाता है, मून लाइट यानी कि चांदनी। हिंदी में क्या कहेंगे, चांदनी, और इंग्लिश में मून लाइट। यानी जो प्रकाश आता है कितने समय में, चंद्रमा से प्रकाश आता है कहाँ पर, पृथ्वी पर, और कितने समय में आता है, लगभग 1.25 सेकंड में। और इस प्रकाश को क्या कहा जाता है, मून लाइट यानी कि चांदनी कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा होगा, लगभग हर चीज, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे आते हैं, देखेंगे अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस यानी दूरी, अर्थ से और चंद्रमा, हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितनी दूरी है ये बताया गया। तो लगभग कितना बताया गया है, ये सारे आंसर आपको जो मिलेंगे, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, कहीं भी कोई भी चीज फॉल्ट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो क्या है, पृथ्वी से यानी चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है, लगभग 3,84,000। इसको एग्जैक्ट वैल्यू अगर जानना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट कहीं कहीं पे मिल जाता है क्या, 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से भी आपको मिल जाएगा कहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे लगभग बता दिया गया है, आपको 3,84,000 अगर ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डायमीटर की। डायमीटर यानी कि व्यास की, चंद्रमा के व्यास की बात करते हैं। ठीक है, चंद्रमा की अगर व्यास की बात करते हैं, यहाँ आपको पता चल गया कि अर्थ और क्या मून के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं डायमीटर यानी व्यास की बात करते हैं। व्यास कितना है इसका चंद्रमा का, तो पृथ्वी के व्यास का कितना 1/4 भाग व्यास है किसका, मून का। चंद्रमा का कुल व्यास कितना है, पृथ्वी का जितना भी व्यास है उसका कितना 1/4 यानी चौथाई भाग। पृथ्वी के व्यास का चौथाई भाग, 1/4 भाग है किसका, चंद्रमा का व्यास। ठीक है, समझ में आ गया। अगला आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, चंद्रमा पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, वो कितना है जानेंगे। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, अब देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो रिलेशन है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का यानी कि किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो वो कितना है, पृथ्वी पर जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है उसका 1/6 मतलब 6वां भाग पृथ्वी के पर पाया गया गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इसका 1/6 भाग, कहने का मतलब पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 1/6 भाग कहाँ पाया जाता है, मून पर। ठीक है, यानी एग्जाम्पल लेंगे कि आप पृथ्वी पर एक अपने आप पर क्या करिए, अपने आप से एक जंप मारिए। ठीक है, अपने आप से जंप मारिए, पूरी ताकत, जितनी ताकत आप यूज कर रहे हैं और उतनी ही ताकत लगाकर आप चंद्रमा पे खड़े होकर अगर आप जंप मारेंगे तो पृथ्वी पर जितनी ऊंचाई तक जाते हैं उससे 6 गुना ऊंचाई तक कहाँ जाएंगे, चंद्रमा पर। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, समझिए कि पृथ्वी पर जितनी ऊंचाई तक जाते हैं उससे 6 गुना ज्यादा ऊंचाई तक आप कहाँ तक जाएंगे, चंद्रमा पर अगर छलांग मारेंगे तो आप उतनी ऊंचाई तक जाएंगे। समझ में आ रहा है कि 6 भाग क्या मतलब हुआ, 6वां भाग का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्या हुआ, अर्थ के सर्वाधिक निकट जो मून है हमारा वो क्या है, अर्थ के सर्वाधिक निकट है, इसलिए ये क्या होता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। बहुत सारे पिंड हैं लेकिन चंद्रमा ही क्यों सबसे बड़ा दिखाई देता है, तो ये समझिए कि अर्थ से सबसे नजदीक मतलब सर्वाधिक नजदीक मान सकते हो कि सबसे नजदीक है, सबसे आकाशीय पिंडों में से सबसे नजदीक पिंड है, तो इसलिए ये क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत बड़ा दिखाई देता है। बात क्लियर हो गई। इसके अंदर की बात जान लेते हैं, इसमें है क्या चंद्रमा में, इसमें क्या है, एक पर्वत है यानी माउंटेन है। कौन सा पर्वत है ये, यानी उसके चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी ध्रुव पर करेंगे, दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे कि चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, एक पर्वत है जिसे क्या नाम दिया गया है, लिबनाइट्स माउंटेन। क्या बोलेंगे, लिबनाइट्स माउंटेन। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 10,668 मीटर। क्या है, इसकी हाइट कितनी है, 10,668 मीटर। बात क्लियर हो रही है कि इसके साउथ पोल पर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, लिबनाइट्स माउंटेन, और उसकी हाइट कितनी है, 10,668 मीटर। बात क्लियर हो रही है। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा चंद्रमा है वो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का हमें पृथ्वी से केवल लगभग कितना 57% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी से हम लोगों को चंद्रमा का लगभग 57% भाग दिखाई देता है, यानी कि पूरा चंद्रमा हमको चंद्रमा का पूरा भाग नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, ध्यान दीजिए, क्यों दिखाई नहीं देता है ये समझिए। देखिए जब क्या होता है, ये पृथ्वी क्या करती है, ये मून जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो पृथ्वी भी उस समय किसका, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, जब ये घूमता है तो पृथ्वी भी घूम रही है, तो कहने का मतलब पूरा भाग ये आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब दिशा घूमती जाएगी तो पृथ्वी की भी दिशा घूमती जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, लगभग 57% भाग ही हम चंद्रमा का देख पाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, इसमें क्या है, एक शांति सागर है। कौन सा, एक सागर है, इसका नाम क्या है, शांति सागर। ठीक है, जो क्या होता है, धूल से भरा होता है। जल पूरा बहुत फास्ट रिपीट करेंगे, ध्यान रखिएगा, पूरी चीजें हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि हमको पता चला कि जो है चंद्रमा है वो है क्या, वो आपके नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है। इसका जन्म कब हुआ था, 4.6 मिलियन ईयर ओल्ड। समझ में आ गया, इससे पहले मतलब 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व पहले इसका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद परिक्रमा की बात करते हैं, तो परिक्रमा आपको पता है कि ये जो मून है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब की दिशा में परिक्रमा करता है, किसकी, अर्थ की। और अर्थ की परिक्रमा करने के साथ साथ किसकी, सूर्य की भी परिक्रमा करता है, क्योंकि सूर्य क्या करते, क्योंकि क्या होता है, अर्थ यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखेंगे किसमें, अब मून की इसकी अर्थ की परिक्रमा कितने समय में करता है, बात आती है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। उसके बाद क्या करता है, मून सूर्य की परिक्रमा कितने दिन समय में करता है, तो किसमें 29 दिन 12 मिनट और
सॉरी 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट, ठीक है, इतने समय में। फिर बात करते हैं लाइट की। लाइट के प्रकाश जो आता है पृथ्वी पर वो कितने समय में आता है? लगभग 1.25 सेकंड में आता है। कहाँ से? मून से अर्थ तक, यानी कहने का मतलब चंद्रमा से पृथ्वी तक। और इस प्रकाश को क्या कहा जाता है? मून लाइट कहा जाता है। ठीक, अगर हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं मतलब स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। बात क्लियर हो रही है? इसके बाद देखते हैं इसकी डायमीटर यानी व्यास की बात करते हैं, मून के व्यास की बात करते हैं। तो व्यास कितना है? पृथ्वी के कुल व्यास का क्या है? एक चौथाई भाग किसका व्यास है? मून यानी चंद्रमा का व्यास है। आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का। तो इसके मून यानी चंद्रमा पर क्या है? चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है? 6वां भाग है। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं क्या है? अर्थ के नजदीक ये जो चंद्रमा है यानी मून, वो अर्थ के सर्वाधिक निकट है, इसलिए सबसे बड़ा दिखाई देता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? मून चंद्रमा के अंदर एक पर्वत पाया जाता है यानी माउंटेन, किसके? साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर, क्या जिसे क्या कहते हैं? लिग्नाइट माउंटेन, जिसकी हाइट कितनी है? 10,668 मीटर। और आगे बात करते हैं क्योंकि पृथ्वी और क्या कहते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक साथ ही परिक्रमा करते रहते हैं, इसलिए क्या होता है कि हम इसका केवल चंद्रमा का केवल पृथ्वी से 57% भाग ही देख पाते हैं। अब बात करते हैं कि मून के अंदर क्या पाया जाता है, यानी चंद्रमा के अंदर एक सागर पाया जाता है जिसे शांति सागर के नाम से जानते हैं, और जो क्या होता है? धूल से भरा होता है। बात समझ में आ गई? तो ये इतने क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फेजेज ऑफ मून की। ठीक है, फेजेज ऑफ मून का मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा की कलाएं, क्या लिखेंगे हम? इसकी बात करते हैं चंद्रमा की कलाएं। ये क्या होती हैं जान लीजिए, चंद्रमा की कलाएं। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं के बारे में जानेंगे। अब देखेंगे होता क्या है, एक होता है न्यू मून, एक होता है फुल मून। इन दोनों के बारे में जानते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यू मून और फुल मून क्या है। न्यू मून का मतलब क्या होता है? अमावस्या। क्या होता है? अमावस्या। और फुल मून का मतलब क्या? फुल का मतलब क्या होगा? पूर्ण। फुल का मतलब पूर्ण हुआ, तो आपको क्या पता चला? पूर्णिमा। क्या होगा? क्योंकि हिंदी में क्या कहा जाएगा? पूर्णिमा। ठीक है, फुल। अब ये देख लीजिए कि इन्हें क्या मतलब है, इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, होता क्या है कि आपको पता है कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? मून लगाता है। चंद्रमा जो हमारा सैटेलाइट है, हमें तो पता है सैटेलाइट जो यानी चंद्रमा, एक ही सैटेलाइट है पृथ्वी का, चंद्रमा, वो क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, अब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उस समय क्या कर रही है कि पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो होना क्या मतलब, वो भी घूम रही है और क्या कहने का मतलब चंद्रमा भी घूम रहा है। ठीक है, ये इस तरीके समझिए। अब क्या होता है कि कुछ आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि मून पूर्णतः क्या होता है? पूरे रूप से क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। कैसे चंद्रमा दिख रहा है हमको? हमको क्या होता है? पहले अंधेरा, उसके बाद सबसे स्टार्टिंग में क्या दिखता है? हंसिया के आकार का। किसके आकार का? हंसिया के आकार का आपको दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। फिर एक बार पूरा मून दिखेगा आपको, पूरा का पूरा मून दिखाई देगा। फिर क्या होगा? घटता हुआ क्रम जाएगा, मतलब छोटे छोटे होते जाएंगे, मतलब धीरे धीरे आधा, फिर उससे कम, फिर एक बार फिर हो जाएगा काला दिखाई देगा, एकदम कुछ भी नहीं दिखाई देगा। फिर क्या होगा? फिर छोटा छोटा करके उससे बढ़ता हुआ क्रम जाएगा, फुल हो जाएगा, फुल मून, पूरा मून दिखाई देगा, पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। उसके बाद फिर घटता हुआ क्रम जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? फिर आधे से फिर कम, आधे उससे कम होके फिर क्या होगा? फिर अंधेरा दिखाई देगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कर्म चलता रहता है। तो अब बात करें ये कर्म जो चलता है उसमें क्या बनते हैं। देखिए, जब क्या होता है कि जब आप हमारा चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, हमें क्या कहते हैं? जब हमारा चंद्रमा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, तब वहां पे क्या होता है? न्यू मून यानी अमावस्या कहा जाता है। जब हमारा चंद्रमा क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या यानी कि न्यू मून कहते हैं। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? देखिए, अब यहाँ पे बढ़ रहा है, इधर आप देखिए कि धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना छोटा दिख रहा था, इतना बड़ा दिखा, इतना बड़ा, अब धीरे धीरे क्या हुआ? ये फुल मून दिखा। देखिए, पूरा मून यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, और जब पूरा मून दिखा तो यानी कि ये फुल मून है, और जो उससे क्या कहा जाता है? पूर्णिमा कहा जाता है। जब हमारा चंद्रमा पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है तब उसे क्या कहा जाता है? फुल मून यानी कि पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से इसमें कुछ और चीजें निकल के आती हैं। जब ये कर्म चलता है, पृथ्वी घूमती रहती है, तो पृथ्वी की जो कलाओं में चंद्रमा बनते हैं, कहने का मतलब जो पृथ्वी की कलाओं में चंद्रमा बन रहे हैं, एक तरीके ध्यान समझिए कि ये पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा भी इसके चारों तरफ घूम रहा है। तब ये देखिए, इसकी कलाओं में जो कुछ पूर्ण करता है वो कितने समय में, एक समय में पूर्ण करता है। देखिए,
ये पूरी समय कहने का मतलब एक यहाँ मान लीजिए यहाँ पूर्णिमा से स्टार्ट हुआ, पूर्णिमा से यहाँ से घूमने के बाद पृथ्वी जब यहाँ तक पहुंचेगी माने चंद्रमा का पूरा सर्किल जो पूरा होगा वो कितने समय में पूरा होता है, वो होता है 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में, जिसे क्या कहा जाता है, चंद्रमास कहा जाता है। बात क्लियर हो गई कि पूर्णिमा से दोबारा पूर्णिमा तक जब पहुंचता है चंद्रमा, फिर तो क्या उस पूरे समय को कितने समय में पूरा होता है, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, और इस पूरे समय को क्या कहा जाता है, चंद्रमास कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब कुछ चीजें और बच गई, देखिए अब इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि क्या होता है, न्यू मून से लेकर और फुल मून तक, न्यू मून से लेकर फुल मून तक लेकर बढ़ते क्रम में, देखिए जब क्या कहते हैं, जब ये कर्म बढ़ रहा है तब इसे क्या कहेंगे, ये समझ लीजिए, पे ध्यान दीजिए। क्या हुआ कि जब क्या कहते हैं न्यू मून यानी जब काला दिखाई देता है, एकदम कुछ भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, और उससे लेकर फुल मून जब तक पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, वहां से बढ़ते क्रम में उस पूरे क्या कहते हैं, उस पूरे पखेड़ को क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष। क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष। आपने सुना होगा कृष्ण पक्ष का नाम। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कृष्ण पक्ष क्या होता है। कहने का मतलब जब चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में पूर्ण मून बनता है, देखिए फुल मून बन रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में गया और यहाँ पे क्या हुआ, फुल मून बनाया ना, पूर्णिमा बन गई। अमावस्या से पूर्णिमा तक क्या हुआ, बढ़ते क्रम में उस पूरे पखेड़ को क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और उसी देखिए पूर्णिमा से लेकर कहाँ तक, अमावस्या तक, यानी फुल मून से लेकर न्यू मून तक, इस पूरे पखेड़ को क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ये समझ लीजिए, इस पूरे पखेड़ को क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ पे न्यू मून है यानी अमावस्या से लेकर कहाँ, फुल मून तक क्या होता है, जो पूरा का पूरा पखेड़ होता है बढ़ते क्रम में, वो क्या होता है हमारा कृष्ण पक्ष। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से फुल मून से लेकर न्यू मून तक यानी पूर्णिमा से लेकर और अमावस्या तक जो हमारा घटते क्रम में चंद्रमा का पखेड़ है, उसे क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। और क्या कहते हैं, पूर्णिमा से लेकर और फिर दोबारा पूर्णिमा तक कितना समय लगता है चंद्रमा को, उसमें लगता है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, जिसे क्या कहा जाता है, चंद्रमास कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए इन जो चंद्रमा है, इन चंद्रमा की कला जो दिन प्रतिदिन क्या होती है, बदलती जाती है। इन चंद्रमा की कला क्या होती है, दिन प्रतिदिन क्या होती है, बदलती जाती है। और इन बदलते क्रम को ही क्या कहा जाता है, फेजेज ऑफ मून यानी चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि चंद्रमा की कलाएं किसे कहा जाता है। इन चंद्रमा का जो आकार, जो इन चंद्रमाओं का आकार बदलता जाता है दिन प्रतिदिन, इसी आकार के बदलने का जो क्रम है, इसी को क्या कहा जाता है, फेजेज ऑफ मून यानी चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। एक बात और आती है, एक महीने में एक फुल मून और एक न्यू मून, यानी कि एक महीने में एक क्या होती है, एक फुल मून या न्यू मून यानी अमावस्या के, और एक क्या होता है, एक महीने में क्या होता है, फुल मून यानी पूर्णिमा होती है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए कि एक महीने में एक फुल मून और एक न्यू मून बनता है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन आता है कि एक महीने में कितने फुल मून कितने न्यू मून बनते हैं, तो देखिए कितने होता है, एक महीने में एक फुल मून और एक न्यू मून बनते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक सारी चीजें। अब आगे आते हैं, थोड़ा देखते हैं चंद्रमा की कला। चंद्रमा की कलाएं समझ गए, इससे आगे देखते हैं क्या हुआ। चंद्रमा से लेकर जो कुछ खोज हुई, जो कुछ साइंटिस्टों ने बताया, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की क्या हुआ, सैटेलाइट बनाई गई, क्या हुआ, रॉकेट बनाई गई। तो इससे क्या हुआ, लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ी। लोग ये सोच पाने लगे कि क्या हुआ कि पृथ्वी के बाहर भी कुछ है ऐसा जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी लोगों की सोच में आने लगा कि बाहर भी हो सकता है कुछ ऐसी जानकारी। तो जिसके लिए क्या किया, इन्होंने अलग अलग तरीके के सैटेलाइट और क्या रॉकेट, इन सब चीजों का आविष्कार किया। देखिए अब उसके बाद में हुआ क्या, ये सब जानते हैं कि जो लोग गए खोज करने, उनके बारे में जान लेते हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ, पूर्ण सोवियत संघ यानी कि जो रूस है वर्तमान में, जो वर्तमान में रूस है, उसने क्या किया, प्रथम व्यक्ति उस देश के, वो कहने का मतलब प्रथम व्यक्ति कब, 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन, क्या हुआ, प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन। कब की बात है, 12 अप्रैल 1961। देश का नाम क्या है, पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है। ठीक है, किस यान से, ओस्तोक 1, कहने का मतलब ओस्तोक 1 से क्या हुआ, पृथ्वी की परिक्रमा की। किसने, यूरी गागरिन नामक व्यक्ति ने। किस देश से थे, पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान के रूस में। कब किया था, 12 अप्रैल 1961 को। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, पृथ्वी की परिक्रमा की। किसने, यूरी गागरिन ने। ठीक है, ये बात पता चली आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा की थी, तो किसने, यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को।
किस देश से थे, पूर्व सोवियत संघ यानी कि जो वर्तमान में रूस है वहां से, और किस यान से यानी किस मिसाइल से, तो वोस्तोक 1 से नाम से मिसाइल से क्या किया था, पृथ्वी की परिक्रमा की थी। अब देखेंगे उसके आगे आते हैं, उसके आगे क्या हुआ, 29 जुलाई 1969 को यूएसए यानी क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, देखेंगे क्या कहेंगे, यूएसए की बात करेंगे तो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस मिसाइल द्वारा, अपोलो 2 मिसाइल द्वारा क्या हुआ, यान द्वारा चंद्रमा पर किसे पहले व्यक्ति कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रांग। आपने ये नाम सुना होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग आपको शायद पता होगा क्या होगा कि नील आर्मस्ट्रांग ने क्या किया था, सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। कौन से, नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे, 29 जुलाई 1969 को, और किस देश से थे, यूएसए द्वारा भेजे गए थे, किस यान द्वारा, अपोलो 2 द्वारा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, बहुत सारी खोजें की गई, चंद्रमा पर जाकर बहुत सारी खोजें की गई, लेकिन क्या हुआ कि उस पर जीवन संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। आप ये जानते हैं कि वहां से बहुत सारी खोजें की गई, लेकिन जीवन को संभव नहीं किया कर पाए। क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके आगे बात करते हैं। अब 2 अप्रैल 1984 को प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, कौन से यान द्वारा, सोयूज T11 यानी सोयूज T11 यान द्वारा क्या हुआ, प्रथम भारतीय राकेश शर्मा ने क्या किया था, चंद्रमा पर कदम रखा था। बात क्लियर हो गई। प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय, यहाँ पे फर्स्ट इंडियन लिखा है, यानी का प्रथम भारतीय कौन से यान द्वारा, सोयूज T11 द्वारा, क्या नाम था उनका, राकेश शर्मा ने क्या किया था, चंद्रमा पर कदम रखा था। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा इसी मून में जोड़कर बता दिया, क्योंकि ये मून से रिलेटेड था। अब बात करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि चंद्रमा की कलाएं के बारे में। चंद्रमा अक्सर आपको क्या करता है, हमेशा अलग अलग आकार में दिखाई देता है, कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। तो क्या कहते हैं, जब बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देगा तो क्या, एक तरीके से फिर से समझ लीजिए कि जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो उसे अमावस्या यानी न्यू मून कहा जाता है, और जब पूरा दिखाई देता है तो उसे क्या कहेगा, फुल मून यानी पूर्णिमा कहा जाता है। और क्या कहते हैं, जब चंद्रमा छोटे से बड़े की ओर क्रम में जब बनता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जब क्या कहते हैं, बड़े से छोटे की क्रम में बनता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है, जब कर्म घटता है। और क्या कहते हैं, ये पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का जो एक चक्कर होता है वो कितने समय में लगता है, वो 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में, जिसे चंद्रमास कहा जाता है। और देखिए, एक महीने में एक क्या होता है, फुल मून और एक न्यू मून, यानी एक महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होती है। ठीक है, और इस क्रम को, जो कर्म बदल रहा है, कर्म मतलब चंद्रमा का जो कर्म बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, ये सब जो कर्म बदलता रहता है, प्रतिदिन जो कर्म बदलता रहता है, उसे क्या कहा जाता है, फेजेज ऑफ मून यानी चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। ठीक है, इधर देखेंगे सोवियत संघ रूस जो है उसके प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो 12 अप्रैल 1961 को क्या किया, वोस्तोक 1 मिसाइल द्वारा क्या हुआ, पृथ्वी की परिक्रमा की। ठीक है, उसके बाद 29 जुलाई 1969 को यूएसए द्वारा अपोलो 2 यान से क्या हुआ, चंद्रमा पर कौन से व्यक्ति गए, नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे चंद्रमा पर जाने वाले, किस मिसाइल द्वारा, अपोलो 2 द्वारा। अब तक खोज करने के बाद वहां जीवन संभव इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वहां पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। क्या है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए जीवन संभव नहीं हुआ। और भारत की तरफ से सबसे पहले कौन गया था, कौन गया था, राकेश शर्मा जी गए थे चंद्रमा पर। किस दिन गए थे, 2 अप्रैल 1984 को पहले भारतीय थे जिन्होंने क्या किया था, सोयूज T11 यान द्वारा क्या हुआ, प्रथम बार क्या हुआ, चंद्रमा का कदम रखा था। चंद्रमा पर कदम रखा था किसने, राकेश शर्मा जी ने। ठीक है, यहाँ तक जो क्या हुआ कि मून से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, वो सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। आपको किसी भी पॉइंट पर अगर डाउट हो तो क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे। और एक बात और, आप कभी वीडियो देखिए तो पढ़ाई के मोड में देखिए। फिर से कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि रफ और पेन आपके पास होने चाहिए। आप कभी बैठे तो रफ और पेन लेकर ही बैठे। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आसानी तक आप तक पहुंच सके। थैंक यू क्लास।